हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, जो हमारी सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज वाली, ये आज हमारा उसी का अगला पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम बुक वाइज को कवर कर रहे थे। और इसके अंदर हम बात करेंगे जो उत्तराखंड की अनुसूचित जाति और जनजातियाँ हैं, उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक जो हमारी इस सीरीज़ के जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है, जो पीछे के चैप्टर्स हैं, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके पूरी सीरीज़ को, पूरे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जनजाति और जातियां हैं, इनका कुल प्रतिशत कितना है राज्य के अंदर। तो आपको पता है उत्तराखंड की जो जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 1,86,000 है। तो 1 करोड़ में से 21 लाख यहाँ पर क्या है, जाति और जनजाति है, यानी कि लगभग 21% आप इसको लेके चलें, 21 से 21.5%, ठीक है, एग्जैक्ट आप याद रख सकते हैं 21.65। तो 21 लाख क्या है, ये एससी और एसटी मिलाकर हैं, ठीक है। और इनमें से भी अगर 21 लाख में भी देखा जाए तो जो एससी हैं वो लगभग 18 लाख के करीब है और जो एसटी हैं वो 3 लाख के करीब हैं। तो यहाँ पर आप परसेंटेज में समझते हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे जाने के इनके चांसेस भी होते हैं। चलिए, कुल प्रतिशत हमने देखा 21.65% है। अगर एससी की कुल प्रतिशत पूछा जाए कि कुल एससी कितने रहते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति, तो वो रहते हैं 18.8%। 18.8% यानी कि लगभग 18,80,000 या 90,000 के करीब। एग्जैक्ट देखेंगे तो 18,92,000, ठीक है। तो कितना है, 18.8% ये एससी रहती है यहाँ पर, ठीक है। अब पेपर में प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति रहे ये किस जनपद में रहते हैं। तो सर्वाधिक जो एससी हैं ये रहते हैं हरिद्वार में, अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा, ठीक है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो सबसे ज़्यादा बागेश्वर में रहते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट हैं। पहला, अगर जनसंख्या पूछेगा सर्वाधिक कहाँ है, एससी की, केवल एससी की, ठीक है। एसटी का भी मैंने इसी के नीचे लिखा है आपको यहाँ पर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए कंपैरिजन करते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा एससी की तो वो है हरिद्वार में, ठीक है। और अगर परसेंटेज पूछेगा तो फिर हम बागेश्वर टिक करेंगे। लेकिन अगर सबसे कम पूछेगा जनसंख्या में तो फिर है चंपावत और प्रतिशत में देहरादून। तो चारों अलग अलग हैं, आपको चारों याद रखने हैं, ठीक है, परसेंटेज में कौन है और जनसंख्या में कौन है। अब बात करते हैं एसटी की। ठीक है, एससी हमने पढ़ा कि 18% है, एससी की हमने एससी पढ़ा हमने कि 18% है, ठीक है, 18.8%। एसटी की बात करें तो ये लगभग 2.9% है, यानी कि 2,90,000 के करीब एसटी उत्तराखंड के अंदर निवास करते हैं, ठीक है। सर्वाधिक एसटी वाला जिला पूछा जाए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो यहाँ होगा उधम सिंह नगर। चाहे जनसंख्या में पूछे चाहे प्रतिशत में पूछे, दोनों में ही नंबर 1 पे कौन है, उधम सिंह नगर है। तो अगर आपको प्रश्न बन जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती हैं, तो ये उधम सिंह नगर में निवास करती हैं, ठीक है। अगर जनसंख्या में सबसे कम पूछा जाए तो पूछा जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। और अगर परसेंटेज की बात होगी तो परसेंटेज में ये सबसे कम टिहरी में निवास करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तक ये क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, अब लिंग अनुपात पढ़ेंगे। देखिए दोनों को मैंने यहाँ पर साथ लेके हुए चला, अगर आप किताब में देखेंगे तो दोनों आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कंपेरिजन करते हुए, ठीक है। अब बात करते हैं लिंग अनुपात की। तो अगर आपको पूछा जाए कि राज्य के अंदर अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात कितना है, तो वह है 963, ठीक है, और 936। और अगर पूछा जाएगा जो अनुसूचित जनजाति है इनका लिंग अनुपात कितना है, तो वो है 963। और आपको ध्यान होगा जो हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने उत्तराखंड के जो 2011 की जनगणना है उसको हमने वहाँ पर पढ़ा था, तो उत्तराखंड का लिंग अनुपात भी 963 ही है, ठीक है। तो उत्तराखंड का लिंग अनुपात और जो अनुसूचित जनजाति है इन दोनों का लिंग अनुपात क्या है, ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और एससी का कितना है, 936 है, ठीक है। केवल नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, यहाँ पर 936 है और उत्तराखंड का कितना है, 963 है। तो नंबर आगे पीछे करने हैं आपने केवल, ठीक है। अब बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता की बात करें तो जो एससी हैं उनका कुल अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो कुल अनुसूचित जाति जो साक्षर है वो कितनी है, 74.4% है। इनके अंदर कभी कभी पुरुषों की भी पूछ ली जाती है तो 84%, महिलाओं की पूछ लेगा तो 64%, ठीक है। यानी कि पुरुषों का एवरेज से 10 ज़्यादा है और महिलाओं का एवरेज से 10 कम है, लगभग, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो एससी अगर पूछा जाए कि जो उत्तराखंड के अंदर जो अनुसूचित जाति है इनका साक्षर प्रतिशत कितना है, 74%, पुरुषों का कितना है, 10 ज़्यादा बढ़ा देंगे 84, महिलाओं का कितना है, 10 कम कर देंगे 64, ठीक है। सर्वाधिक
जो अनुसूचित जाति है वो किस जनपद की साक्षर है, तो वह हो जाएगा नैनीताल, ठीक है। और सबसे कम की बात की जाए तो उधम सिंह नगर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने बात करी एससी के बारे में। पुरुष को भी देख लिया हमने, महिलाएं देख ली, कुल देख लिया, सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है अनुसूचित जाति में, और सबसे कम कौन सा है वो भी हमने यहाँ पर देखा। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी का अगर बात करें तो ओवरऑल कितना है, तो एसटी की जो ओवरऑल साक्षरता है वो है 73.9%, ठीक है, 73.9% है। अगर पुरुष पूछी जाए तो फिर से 10% बढ़ा दो, यानी कि 73 से सीधा 83 पर चले जाओ, ठीक है। और अगर महिलाएं पूछेगा तो 73 से 10 कम कर दो 63 से, 63 के ही बगल में खड़ा है 62%, 62.5%, ठीक है। तो 73 से ही मतलब 10 आपने पहले आ जाना है, तो 62.5%, और पुरुष पूछेगा तो 10 आपने आगे बढ़ जाना है 83%, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षर जो एसटी वाला जिला है वो कौन है, अगर यह पेपर में पूछा जाता है तो इसका सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षर वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पर भी उधम सिंह नगर आता है, यानी कि उधम सिंह नगर दोनों में जो साक्षर है उसमें सबसे नीचे है, ठीक है। अब बात करते हैं आरक्षण की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एसटी को कितना आरक्षण है और एससी को कितना आरक्षण है, ठीक है। देखिए जो आरक्षण इनको दिया गया था, ये जुलाई 2001 में शासन जो आदेश यहाँ पर सरकार ने दिया था उसके कारण इनको, उसके द्वारा इनको क्या दिया गया, जो राजकीय सेवाएं हैं, शिक्षा संस्थान हैं, इसके अलावा जितने भी जो उद्यम हैं, निगम हैं, सभी में इनको क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। अब बात करते हैं कितना। अगर बात की जाए एससी को कितना आरक्षण है, अनुसूचित जाति को, तो इनको 19% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो अलग अलग जो भी निजी क्षेत्र हैं वहाँ पर। कितना है, 19%। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनको 4% का यहाँ पर आरक्षण है। तो आपको क्लियर हो गया एसटी को कितना आरक्षण है, 4%, और एससी को कितना है, 19%, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया जो शिक्षण संस्थान है या राजकीय सेवा है यहाँ पर आरक्षण, लेकिन इनको आरक्षण जो विधानसभा है उसमें भी तो है। अब उसको देखते हैं। अगर विधानसभा में बात करें तो विधानसभा में एससी के लिए 13 सीटें हैं। आपको पता है विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं, अगर पूछा जाए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं तो कुल सीटें हैं 15 सीटें, ठीक है। पूछा जाएगा एससी के लिए कितनी है, तो एससी के लिए है 13 सीटें, और पूछा जाएगा एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, तो एसटी के लिए है 2 सीटें। तो ये और ये मिलाकर ही बनती है फिर 15, ठीक है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे देता है। आपको पूछेगा उत्तराखंड की विधानसभा में कितनी सीटें अनारक्षित हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड हैं, तो फिर आपको 70 में से 15 घटानी पड़ेंगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी, फिर हमारी 55 हो जाएंगी। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। अभी हमने देखा कि 13 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए हरिद्वार से सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा, ये 3 सीटें हैं हरिद्वार में जो कि आरक्षित हैं एससी के लिए, ठीक है। अगला है देहरादून से 1 सीट है, राजपुर। पिथौरागढ़ की जो गंगोली हाट सीट है ये भी आरक्षित है। उधम सिंह नगर में जो बाजपुर है वो भी आरक्षित सीट है एससी के लिए, ठीक है। पौड़ी की जो पौड़ी सीट है वो खुद आरक्षित है। टिहरी की घनसाली सीट, उत्तरकाशी की पुरोला और चमोली की थराली, ये 10 सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बागेश्वर है और नैनीताल, ये दोनों सीटें आरक्षित हैं। और अल्मोड़ा से कौन सी सीट आरक्षित है, तो अल्मोड़ा से सोमेश्वर सीट आरक्षित है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए या फिर जनजाति के लिए, ठीक है। अब एसटी के लिए भी आरक्षण है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि एससी के लिए 13 सीटें हैं और एसटी के लिए 2 सीटें हैं। तो एसटी के लिए भी 2 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं, एक है नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है, और एक है चक्राता जो कि देहरादून नगर में है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि 2 ही सीटें हैं, 2 आराम से आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो नानकमत्ता और उधम सिंह नगर, और ये उधम सिंह नगर में है, और दूसरी है चक्राता देहरादून के अंदर। ये दोनों सीटें एसटी के लिए आरक्षण है। जब आपको एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न देखने को मिला, वहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है कि किसकी आरक्षित सीट पूछी जा रही है, अनुसूचित जाति की या जनजाति की, ठीक है। अब देखिए हमने जो वैसी सेवाएं हैं, शिक्षण संस्थान हो गए, राजकीय सेवाएं हो गए, उनमें आरक्षण देख लिया, विधानसभा में देख लिया, लेकिन इनको आरक्षण लोकसभा में भी है। कितना है वो देख लेते हैं। तो लोकसभा में केवल एससी को आरक्षण है, एसटी को आरक्षण नहीं है। आपको पता है उत्तराखंड के अंदर लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से केवल 1 सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। कौन सी सीट है, अल्मोड़ा सीट है, ठीक है। तो अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्तमान में अल्मोड़ा से सांसद कौन है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए,
अब यहाँ पे चलते हैं अनुसूचित जनजातियों से, क्योंकि यहाँ से हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जो 5 प्रमुख जनजातीय समुदाय हैं कौन कौन से, एक है हमारा जौनसारी समुदाय, ठीक है, दूसरा है थारू समुदाय, फिर बोक्सा, भोटिया और राजी। ये 5 प्रमुख हमारे जनजातीय समुदाय हैं उत्तराखंड के अंदर, और इनको एसटी कब घोषित किया गया, ये पेपर में कई बार प्रश्न बनता है कि इनको जो अनुसूचित जनजातीय का दर्जा है इनको कब दिया गया, तो ये दिया गया 1967 में। ठीक है, कब दिया गया, 1967 में दिया गया। अगर बात की जाए इनमें से सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, सबसे बड़ा एसटी वाला, ठीक है, तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है थारू। ठीक है, तो 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला, सबसे बड़ा कौन है, थारू। कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन है, तो भी थारू है। ठीक है, अगर पूछा जाए दूसरा सबसे बड़ा समूह कौन सा है इनमें से, तो वो है जौनसारी। और पूछेगा गढ़वाल का सबसे बड़ा कौन सा है, तो गढ़वाल का सबसे बड़ा है जौनसारी। ठीक है, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का सबसे बड़ा वो है थारू जनजाति। ठीक है, सबसे बड़ा समुदाय है, इनकी जनसंख्या यहाँ पर सर्वाधिक है। और अगर पूछेगा गढ़वाल का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है, तो वो है जौनसारी, या फिर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है, तो वो है जौनसारी। तो इस वीडियो में हम अब जौनसारियों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जौनसारी जो पूरा टॉपिक है इसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं जौनसारियों से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं कि जौनसारियों का जो प्रमुख निवास स्थान है वो कहाँ है। कई बार पेपर में प्रश्न बन जाता है कि कहाँ रहते हैं। तो जो लघु हिमालय है उसका जो उत्तरी पश्चिम भाग है और जो भाबर क्षेत्र है, तो वहाँ पर जौनसारी लोग रहते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में कौन कौन सी जगहें आती हैं, अगर जगहों के नाम पूछ लिए जाएँ तो चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखामंडल और जो जौनपुर क्षेत्र है टिहरी का, इसके अलावा उत्तरकाशी में भी कुछ भाग पड़ता है। ठीक है, तो इन सारे क्षेत्रों में जो जौनसारी समुदाय है, जौनसारी जनजाति है, वो यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, आपको डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है जौनसारियों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कालसी, चक्राता, लाखामंडल सब किससे संबंधित हैं, जौनसारियों से संबंधित है। कालसी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यहाँ से देखिए अशोक का एक शिलालेख मिला है। ठीक है, 257 ईसा पूर्व का वो शिलालेख है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है इस शिलालेख की खोज किसने करी थी और कब करी थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुल पट्टी कितनी है यहाँ पर। तो जो जौनसार का क्षेत्र है, अभी हमने ऊपर क्षेत्र को डिस्कस करा, जौनसार भाबर का जो पूरा क्षेत्र है, इसके अंदर पट्टी कितने हैं, पट्टी को यहाँ पर खते भी बोला जाता है। ठीक है, तो कितनी पट्टी है यहाँ पर, 39 पट्टी हैं और 358 राजस्व गांव हैं। ठीक है, तो पेपर में प्रश्न बन सकता है कि जौनसार भाबर क्षेत्र में कितनी पट्टियां हैं और कितने क्षेत्र गांव हैं। ठीक है, तो 358 जो राजस्व गांव हैं और 39 यहाँ पर पट्टियां हैं। अगर कुछ प्रमुख भाषाओं के बारे में बात की जाए कि जौनसारी क्षेत्र में प्रमुख भाषा कौन सी है, तो इनकी प्रमुख भाषा जौनसारी खुद है। ठीक है, जौनसारी क्या है, एक भाषा है इनकी, ये इनकी प्रमुख भाषा है। इसके अलावा बावरी भाषा, ठीक है, देवघारी भाषा और हिमाचली भाषा। आपको प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सी भाषा जौनसारी से संबंधित नहीं है, आपको ये सारे ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देवघारी भाषा ये भी जौनसारियों से संबंधित है। ठीक है, लेकिन इनके यहाँ जो भी पढ़ाने का काम होता है, यानी कि जो शिक्षा का रिलेटेड जो काम होता है वो सब हिंदी में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण केवल यह है कि ये जो सारी भाषाएं हैं किससे संबंधित हैं, जौनसारी समुदाय से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रजाति। अगर प्रजाति की बात करें तो यह मंगोल और जो डोम प्रजाति है उनके मिक्सचर इनके अंदर लक्षण होते हैं, यानी कि जो मंगोल प्रजाति है और जो डोम प्रजाति है, डोमो प्रजाति है, उनके लक्षण जो हैं वो इन पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मंगोल और डोमो प्रजातियों का ये मिश्रण होते हैं। ठीक है, अगर वर्ग की बात की जाए तो ये जो जनजाति है जौनसारी जनजाति, यह 3 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं, एक है खसास वर्ग जिसमें ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ग है कारीगर वर्ग जिसके अंदर लोहार, सोनार, बढ़ई, नाथ, जोगी, बगजी आदि ये सभी लोग आते हैं। ठीक है, और तीसरा वर्ग है हरिजन खसास वर्ग जिसके अंदर डोम, कोल्टा, मोची, कोली आदि ये सभी लोग इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। केवल एक महत्वपूर्ण यहाँ से आपको एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जौनसारी जनजाति जो है वो कितने वर्गों में विभाजित है। 3 वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं, खसास वर्ग, कारीगर वर्ग और हरिजन खसास वर्ग। ठीक है, ये 3 वर्ग यहाँ पर ये विभाजित हैं। अब बात करते हैं वेशभूषा की। ठीक है, तो जौनसारियों की वेशभूषा कैसी है, कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की। देखिए पुरुषों की वहाँ पर बहुत सारी थी, जैसे पजामा के लिए क्या बोला जाता है, झंगोली बोला जाता है। ठीक है, झंगोली क्या है, पजामा के लिए बोला जाता है, ऊन से बना होता है। ठीक है, और एक है डुगुबा, डिगुबा।
ठीक है। तो डिगूबा क्या है, यह एक प्रकार की टोपी है। तो नाम टोपी भी मैं यहाँ पर लिख सकता था, लेकिन नाम थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि एग्जाम में आपको टोपी देखने को नहीं मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि झंगोली और डिगूबा किस जनजाति की वेशभूषा है। तो ये किसकी है, ये पुरुषों के परिधान है जो जौनसारी जनजाति है उनकी, ठीक है। इसके अलावा जो स्त्रियां हैं ये क्या पहनती हैं, ये जगह है एक इनका, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, वैसे कुर्ता कमीज जो होता है वो इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो चोल्टी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चोली भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको रखा है, ठीक है। तो पुरुषों के परिधान है झंगोली और डिगूबा, और महिलाओं के हैं जगह और चोल्टी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनका आवास की। तो आवास, कई बार प्रश्न बन सकता है कि जौनसारियों के जो आवास होते हैं ये किससे बनाए जाते हैं। तो यह लकड़ी से बनाए जाते हैं। लकड़ी और पत्थर से कौन सी जनजाति अपने आवासों का निर्माण करती है, जौनसारी जनजाति, ठीक है। अब इनकी सामाजिक संरचना के बारे में बात करते हैं कि इनका समाज जो है वो कैसा है, ठीक है। समाज की बात करें तो पितृसत्ता आत्मक है, यानी कि जो घर का सबसे बड़ा पुरुष होता है वही वहाँ का प्रधान होता है, वही वहाँ का सबसे मुखिया होता है परिवार का, ठीक है। और संयुक्त परिवार इनमें पाया जाता है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा क्या हो रहा है, चेंज यहाँ पर हो रहा है और एकल परिवार यहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन संयुक्त परिवार की प्रथा और पितृसत्ता आत्मक ये इनका समाज है, यानी कि यहाँ पे पितृ जो घर का जो मुखिया होता है वो सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर वह है कि पहले इनमें बहुपति विवाह का प्रचलन था, ठीक है। आपको पता होगा जौनसारी, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जौनसारी जो लोग हैं ये पांडवों को अपना देवता मानते हैं, ठीक है। तो पांडव कैसे थे, एक वहाँ पे भी बहुपति प्रथा थी ना, वहाँ पे देव जो द्रौपदी थी उन्हीं के 5-5 पति थे। तो इनमें भी पहले बहुपति विवाह प्रचलित था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और ये प्रथा को कम कर रहे हैं, यानी कि बंद हो चुके हैं लगभग, ठीक है। अब नहीं है, पहले था। तो प्रश्न बनता है इनमें से किस जनजाति में पहले बहुपति विवाह प्रचलन में था, कौन सी जनजाति है, जौनसारी जनजाति है, ठीक है। अब बात करते हैं विवाह से पहले लड़की को क्या कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए विवाह से पहले जो लड़की होती है, जो अपने मायके में रहती है, उसको ये लोग कहते हैं दयंती, ठीक है। और जब शादी होकर वो अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ पर उस लड़की को क्या कहा जाता है, रयांती। तो प्रश्न बन सकता है कि विवाह पूर्व लड़की को क्या कहा जाता है जौनसारी समुदाय में, तो दयंती कहा जाता है, और विवाह उपरांत क्या कहा जाता है, तो इसको रयांती कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर विवाहों की बात करी, तो इनमें 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। कौन कौन से विवाह हैं उनको देख लेते हैं। विवाहों के प्रकार कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। पहला है बेवी की। तो बेवी की जो विवाह है यह सबसे साधारण विवाह होता है, ठीक है। तो आपको प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा विवाह, पहले तो इन्हीं के नाम आपको याद रखने हैं, बेवी की, बाजदिया और बोइदोदी की। तो ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, विवाह की प्रथाएं हैं जौनसारी समुदाय की, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी बेवी की, तो यह सबसे साधारण विवाह है, सबसे सिंपल विवाह कौन सा है, इनमें से बेवी का है, ठीक है। अगर सबसे शानो शौकत वाला विवाह पूछ लिया जाए कौन सा है, तो वह है बाजदिया, ठीक है। तो बाजदिया और बेवी की ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे जो साधारण है वो है बेवी की, और जो सबसे शान शौकत वाला है वो है बाजदिया, ठीक है। एक और विवाह है वो है बोइदो दिकी। ये क्या है, इन दोनों के बीच का आप इसको मान सकते हैं कि मीडियम लेवल का है, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो तालाक का अधिकार है, जो विवाह विच्छेद का अधिकार है, यानी कि अलग होने का अधिकार है, वो दोनों को प्राप्त है, पति और पत्नी दोनों को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं धर्म की। धर्म की बात करें तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म को मानते हैं ये जो पूरे जौनसारी होते हैं, ठीक है। इनके जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो कौन है, ये है महासु देवता, ठीक है, जिनको महाशिव बोला जाता है। तो इनके सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं, वो है महासु। कई बार प्रश्न बनता है कि महासु किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो ये हैं जौनसारी जाति के, ठीक है। देखिए इनको महाशिव यानी कि शिव का अंश माना जाता है, शिव का रूप माना जाता है। हालांकि कहीं कहीं पर इनको विष्णु भगवान का 6वां अवतार भी माना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है इनमें से किस देवता को विष्णु भगवान का 6वां अवतार भी माना जाता है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं तो महासु को ही मानते हैं, ठीक है। चलिए अन्य देवता कौन कौन से हैं इनके, तो वाशिक, बोठा, पवासी, चोलदा, ये सब कौन है, ये इनके देवता हैं, ठीक है। प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन से जो देवता हैं जौनसारी समुदाय से संबंधित हैं, आपको इनके नाम दे दिए जाएंगे, बोठा, वासिक और महासु, और या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आपको फिर ऐसे वाले क्वेश्चन को टिक करना है, ठीक है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अभी तक का हमारा कि जौनसारी अपने आप को क्या मानते हैं। तो जौनसारी अपने आप को
पांडवों का वंशज मानते हैं, ठीक है, पांडवों का वंशज मानते हैं। और जो 5 पांडव हैं इनको भी ये अपना देवता मानते हैं। सबसे प्रमुख देवता तो हमने पढ़ लिया, महासु हैं, उनकी ये पूजा भी करते हैं, उनका एक त्यौहार भी है हनौल, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे आगे। तो लेकिन ये पांडवों का वंशज मानते हैं और जो 5 पांडव हैं ये उनकी पूजा करते हैं, और जो कुंती है उनकी माता, उनकी भी ये पूजा करते हैं, ठीक है। आपको प्रश्न बनता है इनमें से कौन सी जनजाति 5 पांडवों को अपना देवता मानती है, तो वो है जौनसारी जनजाति, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनके जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उनकी। प्रमुख तीर्थ स्थल जो है इनका सबसे प्रमुख वो है हनौल, ठीक है। हनौल जो है इनका ये सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो इनके अन्य तीर्थ स्थल हैं कौन कौन से हैं, जैसे थैना हो गया, कालसी हो गया, लाखा मंडल हो गया, ये सभी क्या हैं, ये इनके तीर्थ स्थल हैं, ठीक है। लेकिन सबसे प्रमुख कौन है, हनौल है, और किसका है, ये महासु देवता का है, ठीक है। अब इनके कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, उत्सव है, मेले हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इनका सबसे प्रमुख त्यौहार है वो है जागड़ा त्यौहार। क्यों है ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जो इनके सबसे प्रमुख देवता हैं महासु, ये उनका त्यौहार है, ठीक है। तो महासु देवता का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है, जागड़ा त्यौहार है। भादों के महीने में ये मनाया जाता है, और इस त्यौहार में क्या होता है, जो महासु देवता हैं उनको टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। तो आपको प्रश्न बन सकता है कि जागड़ा त्यौहार में महासु देवता को किस नदी में स्नान कराया जाता है, टोंस नदी में उनको स्नान कराया जाता है। कब मनाया जाता है जागड़ा त्यौहार, यह भादों के महीने में मनाया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो त्यौहार ये मनाते हैं और पेपर में भी कई बार पूछा जाता है वो है नुणाई त्यौहार, ठीक है। नुणाई त्यौहार की बात करें तो ये सावन के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और भेड़ पालकों या कृषि जो होते हैं, कृषि संबंधी, उनका ये त्यौहार है, ठीक है। तो कई बार प्रश्न बनता है इनमें से कौन सा त्यौहार है जो भेड़ पालकों से संबंधित है, वो है नुणाई त्यौहार। ये जौनसारी जनजाति मनाती है सावन के महीने में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो इनका प्रमुख त्यौहार है वो है दीपावली, ठीक है। दीपावली इनका भी प्रमुख त्यौहार है। दीपावली को दियाई भी ये कहते हैं, और ये अपनी दिवाली, राष्ट्रीय जो दिवाली होती है, जो भारत में दिवाली मनाई जाती है, उसके 1 महीने बाद ये मनाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी जनजाति राष्ट्रीय दिवाली के 1 महीने के बाद दिवाली मनाते हैं, तो वो है जौनसारी जनजाति, ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये जो भीमल होती, एक लकड़ी है भीमल, तो भीमल लकड़ी का ये होला जलाते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर उस होले को ये किसी खेत में ले आते हैं और फिर उसके चारों ओर क्या करते हैं, भैला खेलते हैं या भैलो खेलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दीपावली के दिन क्या जलाते हैं, भीमल लकड़ी है उसको ये जलाते हैं, और फिर उसको किसी बाहर या आंगन में या खेत में ले जाकर उसके साथ क्या खेलते हैं, भैलो या भैला, ठीक है। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी बनता है कि इनमें से किस अवसर पर भैला खेला जाता है, तो भैला कब खेला जाता है, दीपावली के अवसर पर खेला जाता है। और अगर पर्टिकुलर पूछेगा किनके द्वारा खेला जाता है, तो जौनसारी समुदाय के द्वारा, ठीक है, जौनसारी जनजाति। इसके अलावा ये पांडवों और महासु के गीत गाते हैं। तो देखिए भैला खेल रहे होते हैं और उसके साथ साथ क्या गाते हैं, जो पांडव हैं और जो महासु देवता हैं उनके ये गीत यहाँ पर गाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दीपावली का अगला दिन होता है, ठीक है, अगले दिन को क्या बोलते हैं, ये भिरूड़ी। तो अगले दिन ये क्या करते हैं, इनके पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनता है कि इनमें से किस जनजाति के पुरुषों द्वारा पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है, तो कौन सी जनजाति है, जौनसारी जनजाति है, ठीक है। अगला है माघ त्यौहार। माघ त्यौहार की बात करें तो माघ त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये पूरे माघ भर चलता है इनका, ठीक है। आपको प्रश्न बन सकता है कि जौनसारी जो जनजाति है ये माघ त्यौहार कब मनाती है, तो माघ त्यौहार ये पूरे माघ में मनाती है। शुरू कब से होता है, 11 या 12 जनवरी से ये मेला इनका शुरू हो जाता है, ठीक है, ये वाला त्यौहार। इसके अलावा एक और काफ़ी प्रमुख मेला है इनका, वो है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला की बात करें तो जौनसार क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मेला है। आपको अगर प्रश्न बनता है जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो यह है बिस्सू मेला। अन्य नाम क्या है, गनियात, ठीक है। बैसाखी में मनाया जाता है और इसके दौरान जो इनका मुख्य पकवान है वो है लाडू या शाकुली। किसके बने होते हैं, चावल से बने ये होते हैं, चावल से बने पापड़ है। आपको प्रश्न बन सकता है कि जौनसारी जनजाति में चावल से बने जो पापड़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको लाडू या शाकुली कहा जाता है, ठीक है। तो बिस्सू मेला जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, इसको गनियात भी कहते हैं। बैसाखी में ये मनाया जाता है और पकवान हमने देख लिए। एक बिस्सू मेला उत्तरकाशी में भी मनाया जाता है जो धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ये भी धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन ज़्यादातर उत्तरकाशी वाला ही वहाँ पर आंसर में आता है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, बिस्सू मेला है, जो कि बैसाखी पर लगता है, ठीक है।
अगला है दशहरा। दशहरा को यह पांचों या पंचाई भी कहते हैं, ठीक है। इसे यह पांडव का त्यौहार करके मनाते हैं, यानी कि इसे यह पांडवों का त्यौहार कहते हैं, ठीक है। दशहरा को किस रूप में मनाते हैं? पांडवों के त्यौहार के रूप में, ठीक है। और जो विजयदशमी है, यानी कि दशहरा को ही विजयदशमी बोलते हैं, तो विजयदशमी को ये स्थानीय जो लोग हैं वो पायंता कहते हैं, ठीक है। तो विजयदशमी को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? पायंता कहते हैं। और किस रूप में मनाते हैं? तो पांडवों का त्यौहार इसको वो मनाते हैं, ठीक है। अब आती है बात जन्माष्टमी की। तो जन्माष्टमी भी ये लोग मनाते हैं, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है तो उसको ये अठोई त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो आपको प्रश्न बन सकता है कि जौनसारी जनजाति जन्माष्टमी को किस रूप में मनाती है? तो अठोई त्यौहार के रूप में ये मनाते हैं, ठीक है। अठोई मतलब जन्माष्टमी से संबंधित है ये, ठीक है इनका। अगला है वीर केसरी मेला। तो देखिए एक और मेला यहाँ पर लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है वीर केसरी मेला, जो कि यहाँ के शहीद हैं जो केसरी चंद हैं उनकी स्मृति में ये मेला लगता है, ठीक है। ये जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके ये सदस्य थे और 3 मई 1945 को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और उन्हीं की स्मृति में चौली थात जो है एक जगह, कई बार प्रश्न बनता है इनमें से किस जगह पर मेला लगता है? तो चौली थात में मेला लगता है। और कब लगता है? 3 मई को, ठीक है। तो हर साल 3 मई को वीर केसरी की याद में यहाँ पर एक मेला लगता है चौली थात में, ठीक है। तो वीर केसरी जो थे ये भी जौनसार समुदाय से संबंधित थे। अन्य मेलों की अगर बात करें तो एक है मचमौड़ मेला, ठीक है। ये भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी जौनसारी जो समुदाय है उनके द्वारा मनाया जाता है। और एक और है जतरी याडो मेला। तो जतरी याडो मेला जो है यह भी जौनसार में मनाया जाता है और लगभग 25 से 26 साल में ये एक बार लगता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मेला 25 से 26 सालों में एक बार लगता है? वो है जतरी याडो मेला। और मचमौड़ मेला का आयोजन भी कहाँ होता है? ये भी जौनसार क्षेत्र में होता है, ठीक है। चलिए, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो जौनसार है या गढ़वाल के अंदर मेले शब्द के लिए मौड़ का भी यूज़ किया जाता है। मौड़ यानी कि मेला, ठीक है। मचमौड़ यानी कि मछली, मत्स्य से मछली हो गया और मौड़ मतलब मेला, तो मछलियों से संबंधित मेला हो गया, ठीक है। और इसमें हो गया जतरियाडो मेला, मौड़ यानी कि मेला, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ प्रमुख नृत्य हैं इनके, उनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे प्रमुख नृत्य है हारुल नृत्य। आपको कई बार प्रश्न बनता है कि हारुल नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो वो है थारू, जो ये जौनसारी है इनसे है, ठीक है। और थारुल नृत्य, जो ये हारुल नृत्य है इसको परात नृत्य भी बोला जाता है। इसके अलावा जो इनके प्रमुख नृत्य हैं कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, रासो है, ठीक है। रासो हो गया, घुमसू हो गया, झेला, छोड़ो, धी, घुंटचा, सराई, हरदिया, थांदी, मरोज, ठुमकिया, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो इंपॉर्टेंट जो आपको नाम से ऐसे लग रहे हैं कि हाँ थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे ठुमकिया नृत्य पूछा जा सकता है, ठुमकिया नृत्य किन जनजाति का है? मरोज हो गया, तांदी हो गया, हरदे हो गया, ठीक है। इसके अलावा झेला नृत्य हो गया, ठीक है। तो ये सारे नृत्य क्या हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रासो हो गया और हारुल तो है ही, तो ये आपको कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा बराड़ी, गंडिया, पौड़ाई हो गया, अंडे कांडे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। जैसे पत्तेबाजी, तो पत्तेबाजी नृत्य तो आपको पता ही है कि इनके पुरुष करते हैं दीपावली के अवसर पर, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ के कुछ प्रमुख लोकगीत हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? तो हारुल हमने नृत्य भी देखा, हारुल इनका एक लोकगीत भी है। इसके अलावा मांगल है, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, रणारात, बिरासू, गोड वड़ा, ये सब क्या हैं? ये जौनसारी समुदाय के लोकगीत हैं, ठीक है। चलिए, इनका कई बार मुख्य व्यवसाय पेपर में पूछ लिया जाता है कि जौनसार जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है? तो वह है इनका कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। तो कृषि और पशुपालन जो है ये इनका मुख्य व्यवसाय है। और इनकी अगर राजनीतिक संस्था की बात करें तो इनके यहाँ पर पहले पंचायत से पहले क्या होती थी? यहाँ पर पंचायत तो अभी आई होगी यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक खुमरी नाम की संस्था होती थी। और खुमरी का जो अध्यक्ष होता था, खुमरी का जो प्रमुख होता था, जो मुखिया होता था, उसको ग्राम श्याणा कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पेपर में प्रश्न बनता है कि खुमरी नामक संस्था जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है जौनसारी जनजाति से। और खुमरी का जो मुखिया होता है उसे श्याणा कहा जाता है। और 4 खुमरी मिलाकर जो 4 श्याणे होते हैं, 4 मुखिया जो होते हैं, इनके ऊपर फिर बैठता है एक सदर श्याणा। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, कि कितने श्याणों को मिलाकर एक सदर श्याणा बनता है? तो वो है 4 श्याणे, ठीक है। अब जौनसार के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं छोटे छोटे, उनको यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीर केसरी चंद की, ठीक है। तो इनका जन्म 1 नवंबर 1920 को होता है कियावा गांव, जो कि चक्राता में आता है, ठीक है। और अगर बात करें इनको फांसी कब दे दी गई थी, तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, 3 मई 1945 को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ये आज़ाद हिंद फौज के थे, ठीक है। और
3 मई को चौलीथात में इनकी स्मृति में मेला लगता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट हमने यहाँ पर केवल 2 लाइन में देख लिए। ठीक है, जन्म भी देख लिया और इनको जो सजा दी गई वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, दूसरे जो प्रमुख व्यक्ति हैं यहाँ के वो है केदार सिंह। केदार सिंह की बात करें तो जौनसार के ये प्रथम समाज सेवी हैं। प्रश्न बनता है जौनसार क्षेत्र के प्रथम समाज सेवी कौन है, वो है केदार सिंह। और जौनसार में जन जागृति का अग्रदूत भी इन्हीं को माना जाता है। प्रश्न बन सकता है कि जौनसार क्षेत्र में जन जागृति का अग्रदूत किसको माना जाता है, तो केदार सिंह को माना जाता है और जौनसार का प्रथम समाज सेवी भी इनको माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है पंडित शिवराम। पंडित शिवराम की बात करें तो जौनसार के प्रथम कवि हैं ये। ठीक है, प्रश्न बनेगा जौनसार के प्रथम कवि कौन है, वो है पंडित शिवराम। प्रथम समाज सेवी पूछेगा तो केदार सिंह। ठीक है, दोनों अलग अलग है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है वीर केसरी। तो कई बार प्रश्न बन सकता है कि वीर केसरी किसकी रचना है, पंडित शिवराम की है और ये जौनसार के प्रथम कवि हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं यहाँ के, वो है भाव सिंह चौहान। भाव सिंह चौहान की बात करें तो फादर ऑफ जौनसार या जौनसार भाबर, ठीक है, फादर ऑफ जौनसार भाबर सम्मान पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ जौनसार किसको बोला जाता है, बोला जाता है भाव सिंह चौहान को। ठीक है, और ये अवार्ड एक प्रकार की एक पुरस्कार है। ठीक है, फादर ऑफ जौनसार भाबर ये पुरस्कार इनको मिला है और ये पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए अगले इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं गुलाब सिंह। गुलाब सिंह की बात करें तो जौनसार में राजनीतिक जागरूकता जो फैलाई है उसका कारण इन्हीं को माना जाता है। तो जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है गुलाब सिंह को। और ये जो है ये मंत्री बनने वाले भी पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो जौनसार क्षेत्र से मंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, गुलाब सिंह हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस वाले पॉइंट को याद रख लिया तो ये वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है जौनसार के, गुलाब सिंह है। मंत्री बन गए यानी कि यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता उन्होंने उसके ये जनक माने गए यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रमुख व्यक्ति हैं रतन सिंह जौनसारी। तो जौनसार का आधुनिक कवि इनको माना जाता है। देखिए जौनसार का प्रथम कवि माना जाता है पंडित शिवराम को। और अगर प्रश्न बनता है जौनसार का आधुनिक कवि किसको माना जाता है तो वो है रतन सिंह जौनसारी। इसके अलावा देविका चौहान है, ये समाज सेविका हैं। ठीक है, और इन्होंने वहाँ पर महिला उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। ठीक है, तो जौनसार क्षेत्र में महिला उत्थान के लिए कार्य करने वाली समाज सेवी कौन है, देविका चौहान। ठीक है, इसके अलावा एक और है यहाँ पर, वो है कृपाराम जोशी। कृपाराम जोशी की बात करें तो यह एक शिक्षाविद है और ये समाज सेवक हैं। ठीक है, तो कृपाराम जोशी का भी संबंध कहाँ से है, जौनसार क्षेत्र से है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो है नंदलाल भारती। तो जौनसार जो संगीत है उसके जनक हैं, जौनसार के संगीत जनक इनको माना जाता है और जौनसार रत्न से ये सम्मानित हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा जौनसार, हमने पूरा पढ़ा। शुरुआत में हमने SC ST से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे, आंकड़े थे, हमने उनको देखा। ठीक है, कंपेरिजन करते हुए चले कि हम ST के लिए कितना आरक्षण है, SC के लिए कितना आरक्षण, यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, सारी चीज़ों को हम लेकर चले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने चैनल्स पे इसको भेजें कहीं पे भी, व्हाट्सएप में। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।